सरकार ने लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे संसद में पेश किया। उन्होंने साफ किया कि विधेयक के कानून बन जाने के बाद वक्फ संपत्ति विवाद सुलझाने में अब राज्य सरकारों को पहले से अधिक शक्तियां हासिल होंगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि इसका असर पुरानी मस्जिदों, दरगाहों या मुसलमानों के धार्मिक संस्थानों पर नहीं पड़ेगा। किरण रिजिजू ने उम्मीद जताई कि सभी दल सकारात्मक सोच के साथ इस विधेयक का समर्थन करेंगे, लेकिन विधेयक पेश होते ही विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्हें विधेयक की प्रति देर से मिली और उन्हें विधेयक की समीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में 2014 में हम सब चुनाव में गए और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना उसका एक पायस, चैरिटेबल, रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। यह प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था, एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति भारत में है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में रेलवे और रक्षा क्षेत्र के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन रेलवे और रक्षा क्षेत्र की संपत्ति देश की संपत्ति है, जबकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति निजी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन और लाखों करोड़ की संपत्ति है, तो देश के गरीब मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय जी, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है, अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं, तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है
कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और संसद में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वर्क काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वर्क काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। 2 महिला होना ही चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? इस विधेयक पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जमकर विरोध जताया। उनका विरोध सुनिए। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया ये बिल? कहां से आया? सर ये बात करते हैं कि ये संविधान के पक्ष में है। किस प्रकार से ये संविधान के विरोध में है सर, मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल इसका जो क्लॉज 3RA है और 3R1 है। इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है एनी पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम। देखिए सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितने दुख की बात है कि भारत नहीं है, क्या बात कर रहे, हिंदू थोड़ी है। भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है, ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव का क्या कहना है, इस पर भी आप सुनिए। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो,
या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नियत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। तो वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में चर्चा जारी है। क्या अपडेट है, जानने के लिए दिल्ली से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश होने के बाद क्या कुछ खबरें आप तक पहुंच रही हैं? विधेयक है जो कि संसदीय कार्य मंत्री या फिर यूँ कहें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने पेश किए। पहला तो यह था कि 1923 का जो एक्ट था मुसलमान वक्फ एक्ट, उसको वापस लेने का था। इसके अलावा जो 1955 का वक्फ कानून था उसको बदल के एक नए संशोधित कानून को लाने की बात थी। दोनों को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक अलग किस्म की उम्मीद लेकर आएगा पूरे मुस्लिम समाज में। साफ तौर पर सरकार ने अपना इरादा भी स्पष्ट किया कि कहीं भी ये किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना या फिर किसी धार्मिक प्रथा पर या किसी धार्मिक प्रॉपर्टी पर या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करना या फिर उसको चेंज करना सरकार का मोटिव नहीं है। सरकार का मोटिव बस इतना है कि क्योंकि ये पूरा मामला प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो जिस तरह से देश की बाकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनका एक मॉडल कोड बनाया जा रहा है, उनको डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा है, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उस तरह से इसको भी वेरिफिकेशन का एक ऑथेंटिक टूल मिल जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से वक्फ से जुड़ी हुई हैं या फिर अगर वो कब्जा है तो किसका वास्तविक उस पर कब्जा होना चाहिए था, उसको लेकर जो डिस्प्यूट्स हैं वो सारे डिस्प्यूट खत्म करने की बात कही गई है। एक और चीज़ सरकार ने स्पष्ट कही अपने इस पूरे मोटिव के दौरान कि सरकार इसको जो कानून होगा इसको लागू करने की जो डेट होगी वो पुराने से नहीं होगी, यानी कि जो आज का कानून जब पास होगा उस दिन से ही लागू होगा, ना कि तब से जब से कि वक्फ बोर्ड बना हुआ है। तो दो बेहद अहम चीज़ें सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्ट की। एक और चीज़ जो सरकार की तरफ से देखने को मिली है या फिर यूँ कहें कि अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो वक्फ का कानून है उसको आप वक्फ अमेंडमेंट न कह के उसको कहिए उम्मीद, यानी कि उन्होंने जो उसकी परिभाषा दी है वो ये है कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। इसका साफ तौर पे सरकार का ये मतलब था कि जिस तरीके से अभी जो कमेटीज़ बनी है या फिर जो अभी जो स्ट्रक्चर है पूरे वक्फ बोर्ड का, उसमें शिया और सुन्नी के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व उसमें नहीं है। जो लोग मुस्लिम समाज के अन्य तबकों से आते हैं जैसे कि बोहरा या फिर बाकी जो प्रैक्टिसेस के आते हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज के हर वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व हो, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो और उनकी जो बातें कही जा रही हैं जो उनकी बातें हैं उसको किस तरह से टेबल किया जा सकता है, उनको किस तरह से अधिकार दिए जा सकते हैं, उसको पूरा लेकर आगे बढ़ना है। 4.5 घंटे का समय सरकार की तरफ से तय किया गया है एनडीए और बाकी घटक दलों के लिए, और बाकी जो पार्टीज हैं उनके लिए 4 घंटे का, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 8.25 घंटे की ये पूरी बहस प्रक्रिया है। और कोशिश यही कि आज ही ये बहस को पूरा करके बिल को पास करा लिया जाए। वजह इसके पीछे ये है कि सरकार के जो बजट सेशन था उसका जो खत्म होने का टाइम है वो नज़दीक आ रहा है, यानी कि 4 अप्रैल आखिरी दिन है जबकि सेशन खत्म होगा। और संसद के सत्र के खत्म होने से पहले सरकार चाहती है कि वक्फ का ये जो बिल है उसको पास करा लिया जाए, क्योंकि ये अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट बिल सरकार के हिसाब से है। रिफॉर्म्स की जो गति है उसको बढ़ाने के लिए या फिर यूँ कहें कि धार्मिक रूप से भी एक इम्पॉर्टेंट बिल है, एक समाज के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट बिल है, लैंड डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट बिल है और वक्फ के पुराने कानून को बदलाव का एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। लिहाजा सरकार की कोशिश है कि 4 अप्रैल से पहले दोनों ही सदनों से इसको पास करा के कानून बना दिया जाए। लेकिन जिस तरह के सरकार बाकी जो पार्टीज हैं वो बहस कर रही हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि बार बार सरकार कोशिश कर रही है कि आपको आपके धर्म का प्रूफ देने की जरूरत है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, अगर आपने 5 साल तक उस मद को एक्सेप्ट किया है तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह डिजिटल होगा, इसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल अमरीश, एक और सवाल बनता है कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेडीयू फिलहाल सरकार के साथ खड़ी है, क्या इसका बिहार की राजनीति पर कोई असर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं?
देखिए, जिस तरीके से पूरे बिल को डिज़ाइन किया गया था, जिस तरह से उसको प्रमोट किया गया था, जिस तरह से उसके बारे में खबरें बाहर आई थी, उसके बाद जिस तरीके से उसका विरोध शुरू हुआ था, साफ तौर पर देखें तो जब हम पिछली बार आप और हम एक टीवी लाइव शो में बातचीत कर रहे थे, उस दौरान भी हमने ये कहा था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो बाकी पूरे देश भर में इसको लेकर एक मुहिम छेड़ने की कोशिश कर रहा है और सरकार ने बड़ी स्ट्रेटेजिक साइज इसको प्लान किया था। संसद का पूरा सत्र बीत गया, बजट का पूरा सत्र बीतने के बाद आखिरी के दिनों में इसको पेश किया गया। पहले सत्र जो पहला हिस्सा था उसमें पेश करके इसको जेपीसी को भेजा गया, यानी कि साफ तौर पे ये संकेत था कि सरकार सिर्फ अपनी तरफ से नहीं चाहती है, वो चाहती कि सभी पार्टियों का इसमें मत भी शामिल कर लिया जाए। जेपीसी ने जो संशोधन सुझावित किए थे उनको संशोधन में शामिल किया गया। अब नया कानून जो है आज से उस पर डिबेट शुरू हुई है और पास करने की कोशिश है। जो टाइमिंग चुनी गई है वो साफ तौर पर इस तरह से दिखाई गई है कि जहां जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं या फिर सरकारें हैं या फिर चुनाव आने वाले हैं, उनको किस तरह से फायदे में लिया जा सकता है। साथ साथ एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी जहां भी इसको लेकर फ्रीक्वेंसी बनती है उनको कैसे फायदा मिल सकता है, वो सब कुछ साधा गया है। तो कुल मिलाकर ये जो टाइमिंग है बिल की वो सबसे मुफीद है, ये कहें तो बिहार के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से सरकार ने इसको प्रमोट किया, जिस तरीके से जेपीसी के संशोधनों को इसमें शामिल किया गया, जिस तरह से कहा गया कि जेडीयू के जो संशोधन थे वो सबसे अहम थे, विशेष तौर पे मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधित्व वाली बातों को जो जेडीयू ने सुझाव किया था वो शामिल। तो ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू को ये एक एज मिलेगा और बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये टाइमिंग चुनी गई है। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।